इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो सदिशों के मापांक दिए गए हैं। हम उन्हें ए और बी मान लेंगे और हमें उन दोनों का अदिश गुणनफल यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ज्ञात करना है, जबकि उनके मध्य कोण हमें दिए गए हों। इस क्वेश्चन में हमारे पास घटक नहीं है, इसलिए हम सीधा ही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कोस थीटा वाला सूत्र यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। माना अभिष्ट सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसलिए अदिश गुणनफल जिसका सूत्र होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इनटू कोस थीटा। समीकरण 1 से यदि मान रखते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा 4 गुणा 5 यानी कि 20 कोस थीटा। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब थीटा का मान हमारे पास 3 पार्ट में दिया गया है, तो एक एक करके हम इनको हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट में थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री, तो इस स्थिति में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान समीकरण नंबर 2 से आएगा 20 गुणा में कोस 60। कोस 60 का मान होता है 1/2, तो ओवरऑल उत्तर बन जाएगा 10। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में थीटा का मान दिया गया है 90 डिग्री और हम जानते हैं कि इस कंडीशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान बनेगा 0 और यही आपका फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर है 3, उसमें थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री। इस कंडीशन में समीकरण नंबर 2 से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बन जाएगा 20 गुणा में कोस 30। कोस 30 का मान होता है √3/2, जो कि हल होकर बना देगा 10√3 और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है, लेकिन इस बार ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको क्वेश्चन में घटकों के रूप में दिए गए हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 5j कैप और बी वेक्टर दिया गया है 3i कैप माइनस 2j कैप, जिसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इस आधार पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आएगा इनके संगत अदिश घटकों के गुणनफल से और बाद में उनका योग कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 5 और -2 का गुणा बन जाएगा -10, तो ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी -4 और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। दूसरे पार्ट में आपको सदिश दिए गए हैं। ए वेक्टर दिया गया है 4i कैप, जे कैप का पद नहीं है तो उसको लिख दिया 0j कैप और 3k कैप। इसी प्रकार बी वेक्टर आपको दिया गया है i कैप माइनस j कैप और प्लस में k कैप। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इस आधार पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात करते हैं, तो संगत घटक बन रहे हैं इसके, इनका गुणा करने बन जाएगा, ये आएगा 4, इनका गुणा बन जाएगा 0 और इनका गुणा बन जाएगा 1 गुणा 3 यानी 3, तो ओवरऑल उत्तर बन जाएगा 7 और यही फाइनल आंसर होगा। आखिरी पार्ट में हमारे पास ए वेक्टर दिया गया है 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप और बी वेक्टर दिया गया है 2i कैप माइनस 3j कैप और 0k कैप, जिसको हम ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इस आधार पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बन जाएगा 5 और 2 का गुणा 10, 1 और -3 का गुणा -3, जबकि 0 और 2 का गुणा बन जाएगा 0। ओवरऑल वैल्यू आएगी 7 और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिद्ध करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के स्क्वायर का मान लेस देन इक्वल होता है इनके मॉड के स्क्वायर के मल्टीप्लाई के। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अदिश गुणनफल से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान होता है ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इनटू में कोस थीटा, और यदि हम इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर बन जाएगा ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और इनटू में कोस स्क्वायर थीटा। अब हम ये भी जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा का मान सदैव 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल होगा। ये मान जब हम यहाँ यूज़ करेंगे तो ये बीच वाला चिन्ह
इस चिन्ह के अंदर बदल जाएगा। तो इस आधार पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर बन जाएगा लेस देन इक्वल ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, और हमें अंत में यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो बिंदु P और Q के निर्देशांक दिए गए हैं और हमें कोण P और Q का मान ज्ञात करना है जहां पर वो मूल बिंदु है। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले हम एक छोटी सी आकृति बनाते हैं जिसमें हमारे पास बिंदु P, Q और O है। हमें इनके मध्य का ये वाला कोण ज्ञात करना है और P के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3,4, Q के कोऑर्डिनेट 12,9 और मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। इसके लिए हम सबसे पहले OP वेक्टर ज्ञात करेंगे, फिर OQ वेक्टर ज्ञात करेंगे और इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण कोस थीटा वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जिसमें बिंदु P और Q हमारे को दिए गए हैं। इस आधार पर हम OP वेक्टर ज्ञात करते हैं जो कि P का स्थिति सदिश होगा मूल बिंदु के सापेक्ष, जो आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। इसी प्रकार OQ वेक्टर आएगा Q का स्थिति सदिश, तो 12i कैप प्लस 9j कैप। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब OP वेक्टर व OQ वेक्टर के मध्य कोण, जो कि वास्तव में कोण POQ होगा, और इसको हम नाम देते हैं थीटा। यानी थीटा ज्ञात करें या POQ ज्ञात करें एक ही बात है। तो उसका सूत्र बन जाएगा कोस थीटा इज इक्वल OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर बटे में OP वेक्टर का मोड और OQ वेक्टर का मोड। ये सूत्र हमने A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल A वेक्टर के मोड B वेक्टर के मोड और कोस थीटा के सूत्र से लिखा है। अब सबसे पहले इनका बिंदु गुणनफल, तो ये हमारे पास दोनों वेक्टर हैं, इनका बिंदु गुणनफल ज्ञात करने के लिए इसके संगत घटकों का गुणा करके योग कर देंगे। तो हमें प्राप्त होगा 36 प्लस में 36। उसके बाद OP वेक्टर का मोड यानी इसका हमें मापांक ज्ञात करना है 5। इसी प्रकार OQ वेक्टर का मोड बन जाएगा 225 का रूट, जिसका उत्तर बन जाएगा 15। ओवरऑल कोस थीटा का मान बनेगा 72 बटे में 75, जो कि बन जाएगा 24 बटे में 25 3 का भाग देने के बाद। ये कोस थीटा का मान है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ थीटा ज्ञात करना है जो कि होगा कोस इनवर्स 24 बटे में 25। यही अभिष्ट कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक अज्ञात राशि लैम्डा का मान ज्ञात करना है और शर्त हमें दी गई है कि दो सदिश A वेक्टर और B वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। तो इस क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि A वेक्टर व B वेक्टर परस्पर लंबवत हों तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल होगा 0, और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिए गए सदिश A वेक्टर इक्वल है 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप और प्लस में k कैप, जबकि B वेक्टर है 4i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 2k कैप। इस आधार पर हम A वेक्टर डॉट B वेक्टर का मान ज्ञात करते हैं क्योंकि वह मान होगा 0। तो यहाँ पर घटकों के गुणनफल से हमें मिल जाएगा 8 माइनस 2 लैम्डा और माइनस 2, जो कि होना चाहिए 0 समीकरण 1 से। अब इस पार्ट को हम लोग हल कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2 लैम्डा बराबर 6, यानी लैम्डा का मान प्राप्त हो जाएगा 3। यही आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। इसी प्रकार दूसरे पार्ट में दिए गए सदिश, पहले को नाम देते हैं A वेक्टर जो कि है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 4k कैप। इसी प्रकार B वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस लैम्डा k कैप। और पूर्व की भांति ही हम A वेक्टर डॉट B वेक्टर का मान ज्ञात करें तो 6 प्लस 6 माइनस आ जाएगा 4 लैम्डा, जो कि 0 के इक्वल होगा। इतने पार्ट को हल करें तो हमारे को मिल जाएगा 4 लैम्डा बराबर 12, यानी लैम्डा का मान यहाँ भी प्राप्त होगा 3, और यही आपके इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। इसके लिए हम पहले सदिश को A वेक्टर और दूसरे सदिश को B वेक्टर मान लेते हैं। अब इसके लिए सूत्र होता है A वेक्टर डॉट
बी कैप, तो हम लोग बी की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बी का मापांक ज्ञात करते हैं, जो कि आएगा 9 + 36 + 4 का रूट, यानी ओवरऑल आ जाएगा 7। इस आधार पर बी कैप का मान बन जाएगा बी बटे बी वेक्टर का मोड, उसका उत्तर बनेगा 1/7 3 आई कैप + 6 जे कैप और -2 के कैप, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, जिसका सूत्र होगा ए वेक्टर डॉट बी कैप, जिसमें ए वेक्टर हमारे पास है 4 आई कैप -2 जे कैप प्लस में के कैप, बिंदु गुणनफल 1/7 3 आई कैप + 6 जे कैप और -2 के कैप। इसमें से हम 1/7 को आगे शिफ्ट कर देते हैं, शेष इन दो का हम बिंदु गुणनफल लेते हैं, तो घटकों का गुणा बन जाएगा 4 × 3 यानी कि 12 -2 × 6 यानी -12 और 1 × -2 यानी कि -2, जिसमें 12 से 12 कैंसिल होगा, शेष बचेगा -2/7 इकाई। प्रक्षेप का मतलब होता है लंबाई, और लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती, अतः इसमें मापांक का उपयोग कर सकते हैं। ओवरऑल उत्तर बन जाएगा 2/7 इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 2 वेक्टर दिए गए हैं। इसकी सहायता से हमें एक सी वेक्टर इस प्रकार ज्ञात करना है कि ये तीनों वेक्टर मिलकर एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को व्यक्त करें। इसके लिए हमें सिर्फ इन 2 वेक्टर का योग करना है, जो कि सी वेक्टर बन जाएगा, और बाद में हम ये सिद्ध कर देंगे कि ये तीनों भुजाओं से हमें एक समकोण त्रिभुज मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें सिर्फ ए और बी का योग करना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिए गए सदिश, जिनको नाम देते हैं समीकरण 1 और 2। अब इन दोनों वेक्टर का हम लोग योग कर देते हैं, जो कि हमें प्राप्त होगा 5 आई कैप -15 जे कैप + 7 के कैप, और इसको हम नाम देते हैं अपनी तरफ से सी वेक्टर फिलहाल। अब त्रिभुज नियम से 2 वेक्टर का योग तीसरे वेक्टर के इक्वल हो तो वह त्रिभुज की भुजाओं के द्वारा व्यक्त किए जा सकते हैं। इसलिए ए, बी और सी एक त्रिभुज की भुजाओं को व्यक्त करेंगे। इसके बाद हम लोग ए वेक्टर का मापांक ज्ञात करते हैं, जो कि पहले की बताई हुई विधियों से यदि हम ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा 4 + 256 + 25 विदिन द रूट, जिसका उत्तर बन जाएगा 285 का रूट। इसी प्रकार यदि हम बी वेक्टर का मापांक ज्ञात करें तो वह हमें प्राप्त होगा 9 + 1 + 4 का रूट, यानी हमारे पास आ जाएगा रूट 14। इसी प्रकार यदि हम सी वेक्टर के मापांक का मान ज्ञात करें तो वह प्राप्त होगा 25 + 225 + 4 का रूट, यानी ओवरऑल हमें प्राप्त होगा 49 का रूट, हमें प्राप्त होगा √299। यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए वेक्टर के मापांक का वर्ग और बी वेक्टर के मापांक का वर्ग दोनों का योग करें तो 285 + 15 14, जो कि आ जाएगा 299, और वह वास्तव में सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर है, यानी यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रही है। अतः सी के लिए ए, बी और सी समकोण त्रिभुज की भुजाओं को व्यक्त करेंगे, और हमें अंत में यही सी का मान ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इक्वल है ए वेक्टर - बी वेक्टर के मोड के, और हमें सिद्ध करना है कि यह ए और बी वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे। इसे सिद्ध करने के लिए हम दिए गए मान का वर्ग करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर इज इक्वल ए वेक्टर - बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो तो उसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर मोड का स्क्वायर है, जिसको हम लिख लेंगे वेक्टर मल्टीप्लाई सेम वेक्टर के रूप में,
यानी हम इसका यूज़ कर रहे हैं। इक्वल में भी आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब आपने ध्यान ये देना है कि यह एक मापांक था जो कि एक अदिश राशि है, जबकि यहाँ पर जो हम दो मान लिख रहे हैं बिना बिंदु गुणनफल किए वह एक सदिश राशि है। अब हमें इनका गुणा करना है। नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा करेंगे, लेकिन ध्यान ये देंगे कि गुणा के स्थान पर हमें डॉट का यूज़ करना है। तो सबसे पहले ए का गुणा करूँ तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में प्राप्त होगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर हमें प्राप्त होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसी प्रकार जब मैं बी का गुणा करूँगा तो हमें प्राप्त होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसी प्रकार RHS में भी यदि गुणा करूँ तो हमें प्राप्त होगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और अब माइनस बी वेक्टर का मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दोनों पक्षों में ये वाले पद कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो बच रहा है उस पर ध्यान दें तो ये दोनों पद एक जैसे हैं, तो ये बन जाएगा 2 गुणा में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसी प्रकार ये दोनों पद भी एक जैसे हैं, तो ये बन जाएगा -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इस पद को उठा के इधर शिफ्ट कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल 0, जिसमें भाग लगा दें इस संख्या का तो हमें प्राप्त होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, जिसका मतलब होगा कि ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर, और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 4 बिंदु दिए गए हैं और हमें सिद्ध करना है कि इन 4 बिंदुओं से जो 2 सररेखाएं बनेंगी वह परस्पर लंबवत होंगी। और इसके लिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिए गए बिंदु, जिससे हम इन 2 वेक्टर के मान ज्ञात कर लेते हैं। पहला है ए पी वेक्टर, जो कि ए और बी से होकर जाने वाला सदिश है, जिसका सूत्र बन जाएगा 4 - 3 i कैप 5 - 2 j कैप और -1 - 4 k कैप। यानी ओवरऑल हमें प्राप्त हो जाएगा i कैप प्लस 3 j कैप और -5 k कैप, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम दूसरा सदिश ज्ञात करते हैं सी डी वेक्टर, जो कि सी और डी से गुजरने वाला सदिश होगा। वह बन जाएगा 2 - 6 i कैप 1 - 3 j कैप और 0 - 2 k कैप। इसके आधार पर यह सदिश हमें प्राप्त होगा -4 i कैप -2 j कैप और -2 k कैप, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी परस्पर लंबवत होंगे, और इसके लिए हम लोग ए पी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर का मान ज्ञात करते हैं, दोनों का बिंदु गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो इनका बिंदु गुणनफल घटकों के गुणनफल के योग से हमें मिलेगा, तो वह आ जाएगा -4 -6 और प्लस का 10, जिससे ओवरऑल हमें प्राप्त होगा 0। और यदि किन्हीं 2 सदिशों का बिंदु गुणनफल 0 हो तो वह सदिश परस्पर लंबवत होते हैं, और हमें यही सिद्ध करना था कि ए बी और सी डी परस्पर लंबवत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले ए वेक्टर को अपनी तरफ से मान लेते हैं, और वह हम मान रहे हैं A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग इन 3 पदों का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर डॉट आई कैप का मान ज्ञात करते हैं। ए वेक्टर हमारे पास समीकरण नंबर 1 में माना हुआ है, और इसका बिंदु गुणनफल लेना है हमने आई कैप के साथ। तो हम लोग एक एक करके आई कैप का अंदर गुणा करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा A1 आई कैप डॉट आई कैप, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो A2 जे कैप डॉट आई कैप, और यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो A3 के कैप डॉट आई कैप होगा। अब हम जानते हैं कि इसका मान 1 होगा, तो पहला पद बनेगा A1, इसका मान आएगा 0 और इसका मान भी 0, तो इससे ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 0 + 0 और A1
यानी ए वेक्टर डॉट आई कैप का मान प्राप्त होगा A1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार जब हम ए वेक्टर डॉट जे कैप का मान ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा A2, और ए वेक्टर डॉट के कैप का मान ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा A3, और इनको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये तीनों मान हम लोग जिसे हमें सिद्ध करना है उसकी RHS के अंदर यूज़ करेंगे। तो इसकी RHS है हमारे पास ए वेक्टर डॉट आई कैप और बाहर आई कैप प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप और बाहर जे कैप प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप और बाहर के कैप। इस पद का मान रख देते हैं समीकरण नंबर 2 से, तो आएगा A1 और बाहर चल रहा है आई कैप। इसी प्रकार इस पद का मान है A2 और बाहर चल रहा है जे कैप, और इसी प्रकार इस पद का मान है A3 और बाहर चल रहा है के कैप। अब यदि हम ध्यान दें तो हमने इस पद को ए वेक्टर के रूप में मान रखा है, तो यानी इस पद का मान हमारे को मिल जाएगा ए वेक्टर, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी है, और इसी प्रकार आपका क्वेश्चन सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सदिश विधि से सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज ABCD लेते हैं जिसके विकर्ण AC और BD हैं। अब हमें सदिश विधि का उपयोग करना है और उसके लिए मैं विकर्णों के मान ज्ञात करूंगा सदिश रूप में। तो विकर्णों के लिए हम पहले त्रिभुज ABC का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम त्रिभुज BCD का यूज़ करेंगे। तो ABC में यदि हम AB वेक्टर लें और BC वेक्टर लें तो त्रिभुज नियम से AB प्लस BC वेक्टर AC वेक्टर के इक्वल होगा, और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज BCD में BC और CD वेक्टर का योग BD वेक्टर के इक्वल होगा। इस प्रकार हमें दोनों विकर्ण मिल जाते हैं। अब यदि हम लोग ध्यान से इस समांतर चतुर्भुज को देखें तो BC वेक्टर इक्वल होगा AD वेक्टर के, ध्यान देखें ना, BC वेक्टर AD वेक्टर के। और यदि हम AB वेक्टर की बात करें वह CD वेक्टर के इक्वल हो सकता है, लेकिन दोनों के दिशाएं समान नहीं हैं, इसलिए AB वेक्टर के स्थान पे लिखा जा सकता है माइनस CD वेक्टर, या CD वेक्टर के स्थान पे लिखा जा सकता है माइनस AB वेक्टर। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम सबसे पहले विकर्णों के वर्गों का योग ज्ञात करते हैं, जो कि होगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यदि आप AC स्क्वायर की बात करें तो यह AC वेक्टर के मोड का स्क्वायर भी हो सकता है, और BD वेक्टर की बात करें, BD स्क्वायर की बात करें तो वह BD वेक्टर के मोड का स्क्वायर भी हो सकता है। अब समीकरण 1 और 2 से हम AC वेक्टर और BD वेक्टर का मान लिख देते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर के मोड का स्क्वायर, इसी प्रकार BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर के मोड का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम AB वेक्टर और इस BC वेक्टर के स्थान पर हम यूज़ करने वाले हैं AD वेक्टर को। बाकी हम कोई चेंज नहीं करेंगे फिलहाल, और ये हमने लिखा है समीकरण 3 से, और इसको ऐसा करने के पीछे कारण है जिससे हमारी चारों की चारों भुजाएं हमें वेक्टर के रूप में फिलहाल मिल जाएं। नेक्स्ट स्टेप में हम A वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल वेक्टर A के मोड के स्क्वायर वाले सूत्र का यूज़ करेंगे, जिससे ये फर्स्ट पार्ट हमारे को मिल जाएगा AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर डॉट AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर। इसी प्रकार इस पर यूज़ करें तो BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर डॉट BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। नेक्स्ट स्टेप में इनका आपस में गुणा करते हैं, लेकिन ध्यान रखें गुणा का मतलब बिंदु गुणनफल है। तो पहले AB वेक्टर का गुणा करूं तो आ जाएगा AB वेक्टर डॉट
ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर डॉट ए डी वेक्टर। इसी प्रकार जब ए डी वेक्टर का मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा ए डी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर डॉट ए डी वेक्टर। अब इनका भी इसी प्रकार गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा बी सी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर। जो एक जैसे पद हैं उनको इस सूत्र से वापस लिखें तो हमें प्राप्त होगा पहले से ए बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ये दोनों पद एक समान हैं, इनको बाद में लिखेंगे, पहले इन पदों को हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए डी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस सी डी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब बात करते हैं इन दो पदों की, ये दोनों पद एक समान हैं तो ये बन जाएगा 2 गुणा में ए बी वेक्टर डॉट ए डी वेक्टर। इसी प्रकार ये वाले दोनों पद भी एक समान हैं तो इसके स्थान पर बन जाएगा 2 गुणा में बी सी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर। यदि हम चाहें तो इन स्टेप्स के स्थान पर हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा 2 ए बी वेक्टर डॉट ए डी वेक्टर और इस स्टेप में समीकरण 3 की सहायता से बी सी के स्थान पर बन जाएगा ए डी वेक्टर डॉट और सी डी के स्थान पर बन जाएगा माइनस ए बी वेक्टर। इस माइनस का गुणा जब यहाँ कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस, जिससे ये दोनों पद एक समान होके हो जाएंगे कैंसिल। और यदि हम इन स्टेप पे ध्यान दें तो ये वास्तव में भुजाओं के वर्गों का योग है। और हमें अंत में यही सिद्ध करना था कि विकर्णों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नमाला 13.2 पूर्ण होती है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।